और अब बात करेंगे अंता की जंग की। तो देखिए, अंता उपचुनाव के लिए आज वोटिंग का दिन है। 2 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं जो कि प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने जा रहे हैं। मतदान के लिए बनाए गए हैं 268 मतदान केंद्र, जहां पहुंचेंगे तमाम वोटर्स, करेंगे वोट कास्ट। उपचुनाव के लिए 15 उम्मीदवार हैं, मैदान में उतरे हुए हैं। सीट पर है त्रिकोणीय मुकाबला, क्योंकि इस बार मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने। अंता उपचुनाव में आप देखिए, बीजेपी ने मैदान में उतारा हुआ है मोरपाल सुमन को, कांग्रेस ने उतारा हुआ है प्रमोद जैन भाया को, और इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं नरेश मीणा। तो 2 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं इस बार जो किस्मत का फैसला करने जा रहे हैं। अंता में आज उपचुनाव होने जा रहा है और 14 तारीख रहेगी जब होगा परिणाम का दिन, और साफ हो जाएगा किस सीट पर किस पार्टी के प्रत्याशी ने मारी है बाजी। और इससे पहले तमाम दिग्गज नेता जिन्होंने रोड शो निकाला, अपने अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। और इस बार क्योंकि मुकाबला है त्रिकोणीय, इस बार मुकाबला है दिलचस्प, और इस मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने मैदान में उतर के। वो इस रूप में बना दिया है क्योंकि नरेश मीणा युवा नेता हैं, नरेश मीणा जिन्हें युवाओं का समर्थन कहीं ना कहीं मिल रहा है, नरेश मीणा जिन्हें मीणा समुदाय का समर्थन मिल रहा है, ये एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। और इस बार कहीं ना कहीं ये जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय नजर आ रहा है, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस को इस बार टक्कर देने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और आइए चलते हैं, प्रेसिडेंट एडिटर हर्षा कुमारी सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इसी पर ज्यादा जानकारी लिए। हर्षा जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि आज है वोटिंग का दिन और सभी की निगाहें आज इस वोटिंग पर टिकी हुई है, क्योंकि हमने देखा कि तमाम जो दिग्गज नेता थे उन्होंने रोड शो निकाला अपने अपने प्रत्याशियों के वोट करने को लेकर। ऐसे में चाहूंगी आप बताएं जरा अभी मौके पर क्या तस्वीर नजर आ रही है और क्या है जानकारी। देखिए, हम यहाँ पर एक पोलिंग बूथ पे हैं और अभी बहुत सुबह सुबह का समय है। अभी वोटिंग शुरू ही हुई है, 7 बजे का समय है, तो ज़्यादा लोग यहाँ पर वोटिंग करने नहीं आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा पुख्ता इंतज़ाम है। यहाँ पर पुलिस आपको दिख रही है तैनात है, और क्योंकि यहाँ पे पूरे विधानसभा क्षेत्र में 95 सेंसिटिव बूथ्स हैं, तो इसलिए 3000 से ज़्यादा पुलिसमैन यहाँ पर लगाए गए हैं। 2,28,264 यहाँ पर कुल वोटर्स हैं, जिनमें से अबाउट 1,16,000 मेन हैं और 11 लाख करीब फीमेल वोटर्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखिए माहौल, तो यहाँ पर अभी फिलहाल शांति है और यहाँ पर ज़्यादा कोई लोग दिख नहीं रहे हैं। लेकिन एक आध जो लोग आ रहे हैं उनसे बात करते हैं। भैया, एकदम आपके घर के सामने आइए, थोड़ा एकदम आपके घर के सामने पोलिंग बूथ है, तो आप लोग अभी धीरे धीरे आएंगे वोट डालने। क्या यहाँ पर क्या मुद्दे क्या है वोटर्स के दिमाग में? एक तरफ प्रमोद जैन भाया है, एक तरफ नरेश मीणा है, और दूसरा वसुंधरा राजे और भजनलाल दोनों आए थे यहाँ पर, दो बड़े बड़े रोड शो किए इन्होंने। आपका नाम बताइए। हाँ। मेरा नाम पप्पू, हाँ। मैं बटावदी का रहने वाला हूँ। हाँ। और यहाँ तो प्रमोद जैन भाई और नरेश मीणा के बीच ही रहेगी टक्कर। अच्छा अच्छा, बीजेपी को क्यों आप कह रहे हो कि बाहर है इसमें से? बीजेपी पहले से नहीं मैडम यहाँ। अच्छा, इस एरिया में। हाँ। हाँ हाँ। तो आप लोग का मतलब पारंपरिक वो वोट बैंक रहा है? हाँ, यहाँ मतलब 600 वोट है, 450 वोट बाया के पड़ती है पहले। अच्छा, पहले ये वाला, ये जो बूथ, हाँ। ये इस बूथ पे। हाँ हाँ हाँ। तो लेकिन क्या करते हैं आप लोग? मैं तो मजदूरी करता हूँ, नाम आपका? पप्पू है। हाँ। और पाइप की टीम में नौकरी करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे आप कहते हो कि भाया का स्ट्रॉन्ग होल्ड है ना? जी जी। तो जैसे वो बता रहे हैं कि यहाँ पर ट्रेडिशनल वो कांग्रेस वोटर है, आइए थोड़ा सा और लोगों से बात भी करते हैं। बता रहे हैं कि वो कांग्रेस वोटर है ट्रेडिशनली, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर जो है वोट 3 त्रिकोणीय रहेगा, स्प्लिंटर होएगा ये वोट, और इसलिए ये यहाँ पर जो अंता का उपचुनाव है ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प बन गया है। पुलिस यहाँ पर अभी गश्त लगा रही है। आइए इनसे पूछते, बाबा जी कैसा रहेगा ये चुनाव? बढ़िया रहेगा और कहीं बढ़िया, ठीक। आपको क्या लगता है यहाँ पे बीजेपी, नरेश मीणा, प्रमोद जैन भाया, क्या क्या है यहाँ पर? तो देखो पत्तों को ना, नहीं वो तो पतों को नहीं, लेकिन नरदली को इनको मीणा रहो मीनारो है कई अठे। ज्यादा
क्यों कह रहे हो आप ऐसे? ज़्यादा मीणा से ना जी यहाँ पे भी मीनाक्षी ज्यादा है? तो आप देख सकते हैं कि काफी जातिगत समीकरण से भी ये वोट प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो समुदाय है वो जो डोमिनेंट वोटर है वो मीना वोटर है, तो इसलिए वो ये बात कह रहे हैं। और सही है कि नरेश मीना के आने से दोनों कांग्रेस और बीजेपी को पूरी ताकत झोंकनी पड़ी है। यहाँ पर 2 बार मुख्यमंत्री ने रोड शो किए हैं, अशोक गहलोत से लेकर सचिन पायलट सारे दिग्गज नेता यहाँ पर आए हैं, तो कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, इसी के चलते मुकाबला इस बार त्रिकोणीय है, हर्षा जी, माना जा रहा है। जिस बात का जिक्र आप भी कर रही हैं कि मीणा जो समुदाय है वो कहीं ना कहीं फेवर में नजर आ रहा है नरेश मीणा के, और इसी के चलते उन्होंने इस बार को जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय बना दिया है। जी बिल्कुल, देखिए अगर आप यहाँ पर पूरा जातिगत समीकरण देखेंगे तो यहाँ पर जो अपर कास्ट वोट है, जो एससी वोट है, जो धाकड़ वोट है, जो बहुत प्रभावशाली वोट माना जाता है, और जो मीना वोट है, ये जो है ये डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगे। यहाँ पर देखिए प्रमोद जैन भाया जिस कम्युनिटी से हैं, ओसवाल जैन, उनका बहुत ज़्यादा बोलबाला नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्शंस हुए हैं और प्रमोद जैन भाया का ये 5वां इलेक्शन होएगा, उसमें से 2 जीते हैं, 2 हारे हैं। तो ऐसा नहीं है, गहलोत सरकार में मंत्री भी रहे हैं, काफी प्रभावशाली मंत्री रहे, उनके पास पीडब्ल्यूडी माइंस जैसे महकमे रहे हैं, तो काफी स्ट्रांग कैंडिडेट वो भी माने जाते हैं। लेकिन नरेश मीना के आने से क्या कुछ हो सकता है, और आपने देखा कि नरेश मीना एक कहीं ना कहीं एक बाई इलेक्शन एक्सपर्ट बन गए हैं। टोंक में उन्होंने चुनाव लड़ा था, वहां पर भी उन्होंने काफी सेंध मारी थी दोनों कांग्रेस बीजेपी के वोट बैंक पे, और साथ ही अब यहाँ पर आकर उनका गांव यहाँ से बहुत दूर नहीं है, 12 का जिले के ही है वो यहाँ, तो एक तरह से स्थानीय है, और उनका जो वोट मांगने का तरीका है वो भी अपने आप में अनोखा रहा है, तो एक तरह से आकर्षण उन्होंने किया है वोटर्स को। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी के लिए भी यहाँ पर वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह यहाँ से एमपी रहे हैं, उन्हें चुनाव प्रभारी बना गया है, और पूरी तरह से जो इलेक्शन है वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह, पार्टी का पूरा महकमा और चीफ मिनिस्टर भजन लाल ने खुद यहाँ पर आके 2-2 रोड शो किए हैं, तो क्या इम्पैक्ट रहता है देखेंगे आगे। और कांग्रेस पार्टी के फेवर में अगर बात करें, कौन कौन से फैक्टर्स जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए जहां तक कांग्रेस का सवाल है, जैसे मैंने कहा कि जो प्रमोद जैन भाया है वो एक यहाँ पर 5 चुनाव, इनका ये 5वां चुनाव होगा, एक बाई इलेक्शन, उसमें से 2 जीते हैं, 2 हारे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल बीजेपी का गढ़ है, इसी एरिया से वो जीते भी हैं और 2 बार उन्होंने चुनाव लड़ा है। उनकी वाइफ ने भी यहाँ पर एमपी का चुनाव भी लड़ा था, तो काफ़ी मजबूत कैंडिडेट हैं। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे हैं, माइंस मिनिस्टर रहे हैं अशोक गहलोत के कैबिनेट में, और आके यहाँ पर अशोक गहलोत ने, गोविंद सिंह डोटासरा ने, सब ने यहाँ पर कैंपेन किया है उन्हें लिए। तो देखिए जैसे ही बीजेपी का 2 साल हुई है सत्ता में, एक तो इनकम्बेंसी फैक्टर रहेगा ही, और साथ ही कांग्रेस होप कर रही है कि जो इनकम्बेंसी फैक्टर है वो उनके फेवर में काम करेगा। कांग्रेस ये भी होप कर रही है कि जो ग्रास रूट लेवल पे उनकी जो पकड़ है, जो एससी वोट है, मीणा वोट है, वो सब कंबाइन होके, उनको मुस्लिम वोट भी है यहाँ पर, वो सब कंबाइन होके उनको फायदे देगा। तो जो जातीय समीकरण है, जो हवा है, जो इनकम्बेंसी वाला फैक्टर है, कांग्रेस होप कर रही है कि ये सब उनके फायदे में रहेगा। जी, तो कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं कांग्रेस पार्टी के फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं, इसको लेकर आप जानकारी दे रहे हैं। सबके बाद अगर बात करें पॉलिटिकली, राजनीतिक समीकरण यहाँ पर क्या बन रहे हैं, हर्षा जी मैं चाहूंगी एक बार आप उन पर भी नजर बताएं दर्शकों को। देखिए जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर वो ये है कि ये एक प्रेस्टिजियस चुनाव बन गया है। हर इलेक्शन इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन अंतर का जो बाई इलेक्शन है वो भजन लाल सरकार के 2 साल के बाद आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार पर भी एक रेफरेंडम रहेगा। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि बीजेपी किस तरह से एकजुट होकर नेतृत्व को एक साथ लाके उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। जैसे मैंने कहा, दुष्यंत सिंह की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, वसुंधरा राजे की जो एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी झालावाड़ निकट में ही है, तो कहीं ना कहीं ये वसुंधरा राजे का होम टर्फ माना जाता है। मुख्यमंत्री यहाँ पर 1 नहीं 2 बार आते हैं प्रचार करने, तो मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा भी दांव पे है, और पूरा जो बीजेपी का महकमा है वो यहाँ पर लगा हुआ है इलेक्शन में। हर बूथ पे, हर डाउन टू द लास्ट वोटर संपर्क किया जा रहा है। तो समीकरण पॉलिटिकली इस तरह से है
कि जो राजस्थान में जो रिकैलिब्रेशन हुआ है डायनामिक्स का, पार्टी के अंदर जो हुआ है, एक फॉर्मर सीएम है जो अभी बहुत दिग्गज है, उनकी अभी भी बहुत लोकप्रियता है, प्लस अब जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, जो भजन लाल सरकार है, नई गवर्नमेंट है, तो किस तरह से ये दोनों एक साथ तालमेल बिठा के बीजेपी के लिए क्या कुछ कर पाए हैं, प्लस मदन राठौड़ जो है नए बीजेपी प्रेसिडेंट है, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये बीजेपी की ग्रास रूट स्ट्रेंथ और बीजेपी की लोकप्रियता अभी भी बरकरार है इस एरिया में, उस पर एक रेफरेंडम जरूर होगा। और ये भी कहा जाता है कि जो पार्टी, जो गवर्नमेंट पावर में है, ज्यादातर बाई इलेक्शंस उनकी तरफ जाते हैं। दूसरा जो पॉलिटिकल समीकरण है वो ऑब्वियसली ये है कि कांग्रेस के मतलब अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं। अशोक गहलोत ने कई बार यहाँ पर आके कैंपेन किया है और उन्होंने साफ कहा है कि जो मीना वोटर्स है उनको बोला है कि आप गुमराह मत होइए, आप कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी थे, आप कहीं और मत जाइए, क्यों आ गए नरेश मीना, और नरेश मीना इस तरह की जो राजनीति करते हैं उनके लिए अच्छा नहीं है, नौजवान है, वो आगे काफी कुछ जाएंगे। और नरेश मीना की जो छवि बन रही है मीना लीडर के हिसाब से, वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक अहम वोट बैंक है मीना, और मीना ट्राइबल वोट में, एसटी वोट में एक प्रबल जाति मानी जाती है। तो जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, ट्राइबल वोट बैंक पॉलिटिक्स है, वो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट रहेगा और नरेश मीना के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये उनका तीसरा इलेक्शन होगा और दो, जिसमें से उन्होंने 2 बाई इलेक्शन, तो सिर्फ वो मतलब साइड लाइन से जो कहते हैं कि जो वोट काटने का ही काम रहेंगे, वो थर्ड प्लेयर ही रहेंगे, या क्या उनका खुद का राजनीतिक भविष्य भी इस बाई इलेक्शन से बनता दिखेगा। तो ये पॉलिटिकल समीकरण बन रहे हैं इस अंता बाई इलेक्शन में। ठीक है हर्षा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, धन्यवाद आपका।